गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आपको विद्युत विभव पढ़ा रहे थे। हमने आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव करा दिया था, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव करा दिया था, 4 न्यूमेरिकल भी हमने आपको बता दिए थे। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो आइए देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। पहले चैप्टर में हम लोगों ने द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर दोनों पर निकाली थी। अब ये तीसरे चैप्टर में हम द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव निकालेंगे। अक्ष और निरक्ष हम निकालेंगे एक जनरल फॉर्मूला और उसमें से ही रख के वैल्यू अक्ष और निरक्ष की अपने आप आ जाएगी। ठीक, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है। ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। और आप सब जानते हैं द्विध्रुव के कारण जो गणना होती है वो केंद्र से होती है। क्यों? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव जो होता है ना, उसके बीच आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है। इसलिए सारी गणनाएं द्विध्रुव के केंद्र से होती है। ठीक है, तो द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर, द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश की दूरी R1 मान लीजिए और माइनस क्यू आवेश की दूरी कितनी मान लीजिए? R2 है। तो ये अदिश राशि, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दिशा का कोई ऐसा लफड़ा नहीं है इसके अंदर। ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है। ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और केंद्र से ही गणना क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए सारी गणना द्विध्रुव के केंद्र से की जाती है। प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी R1 और माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है? R2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर क्या आएगा? KQ/R1।
समीकरण नंबर 1। प्लस क्यू आवेश है और बिंदु P की दूरी मतलब प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी r1 है। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर माइनस KQ/R2। ये तो हम जानते हैं ना, ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। कुल विद्युत विभव कितना होगा? कुल विद्युत विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2। V बराबर होगा V1 प्लस V2। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर V बराबर KQ 1/R1 माइनस 1/R2 कॉमन आ जाएगा जब, है ना। तो V बराबर KQ R2 माइनस R1/R1R2 समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का समीकरण। पर इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है वो भी समझो। आपको जब शुरुआत में विद्युत द्विध्रुव चालू करा गया था तो आपको बताया गया था द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी केंद्र से स्मॉल r दूरी पर आपको जो दूरी दी जाती है क्वेश्चन में वो स्मॉल r दी जाती है, R1 और R2 नहीं दिए जाते। जब आपको R1 और R2 नहीं दिए जाते तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको जो दूरी दी जा रही है वो स्मॉल r दी जा रही है, R1 R2 नहीं दी जा रही। समझ रहे हैं ना, R1 R2 दिए ही नहीं जाते। तो हमें यहाँ R1 और R2 को किसके रूप में बदलना होगा? हमें यहाँ R1 और R2 को R के रूप में बदलना होगा। ठीक है, तो वही काम करते हैं हम, है ना। तो एक बार देखिए आप इसको। सबसे पहला काम R1 के डी बहुत ढंग से समझिएगा बच्चों, इसी में मेन चीज है। मान लो आप बिंदु P को केंद्र मानिए और प्रकार में R1 त्रिज्या का चाप कर लीजिए और बिंदु P को केंद्र मान के इस तरह से चाप लगा दीजिए। ऐसे जैसे आपने ये इसको केंद्र माना और यहां से ऐसे चाप लगा दिया, ऐसे चाप लगा दिया। लेकिन अब आप R1 दूरी का चाप लगाइए जो OP भुजा पर बिंदु M पर आकर मिलता है। OP भुजा पर बिंदु M पर आकर मिलता है। और इस चाप की खास बात क्या है कि आप जानते हैं द्विध्रुव के केंद्र के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो इस चाप को आप एक सीधी रेखा मान सकते हैं। तो अब OP जो है हम ये लिख सकते हैं कि OP बराबर क्या होगा? OP बराबर होगा सर OM प्लस PM। और जैसे ये चाप है, चाप अगर एक ही चाप पर दो बिंदु हो तो ये और ये भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो इसी आधार पर आप कह सकते हो कि सर ये जो भुजा PM है ये बराबर किसके है? सर BP के बराबर है। यानी ये किसके बराबर है? R1 के बराबर।
खाली ये वाली साइड R1 के बराबर हो सकती है। मैं ज़्यादा मैं चित्र में लिखना नहीं चाहता, पर आपको बता रहा हूँ ये R1 के बराबर। तो OP बराबर लिखो R, OM नहीं पता, PM है R1, तुम्हें R1 ही निकालना है R के रूप में। R1 बराबर R माइनस OM। अब OM के लिए त्रिभुज लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए कोण को। तो त्रिभुज BOM में, त्रिभुज BOM में थीटा के सामने होता है लंब और ये होता है तुम्हारा आधार और ये होता है तुम्हारा कण। तो cos थीटा बराबर क्या आएगा? आधार बटे कण। OM तो हमें निकालना ही है, OB A हो जाएगा। OM बराबर क्या आएगा? A cos थीटा। R1 बराबर क्या आएगा? R माइनस के A cos थीटा। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 5। ये काम हमने R1 के लिए किया है, ठीक है। अब इसी तरह से R2 भी निकालना है, ठीक है। अब R2 में देखिए, R2 के लिए, R1 के लिए तो हो गया, अब R2 के लिए देखिए बच्चों। R2 के लिए जब निकाल रहे हैं ना, तो जब R1 का निकाल रहे थे तो R1 की त्रिज्या का चाप लेके बनाया था, लेकिन जब R2 के लिए निकालोगे तो R2 त्रिज्या का चाप लेना होगा। किसका लेना होगा? R2। तो R2 त्रिज्या का चाप भर के, P को केंद्र मानकर R2 त्रिज्या का चाप भर के लगाना है, जो इस भुजा OP को आगे बढ़ाने पर बिंदु N पर आकर मिलता है। मैं 2a हटा दूं, तो हम जानते हैं कर्ण लंब वगैरह सब हटा रहा हूं ताकि चित्र कॉम्प्लेक्स ना लगे। चित्र में बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, फिर ये क्या है, ये क्या है, आप लगे रहते हैं। तो R2 निकालने के लिए बिंदु P को केंद्र मानकर R2 त्रिज्या का चाप भरा, जो भुजा OP को आगे की तरफ बढ़ाने पर N पर आकर मिला। और अगर मैं आपसे पूछूं कि Pn बराबर क्या है, तो आप कहेंगे सर Pn बराबर तो OP प्लस ON है। और मजेदारी वाली बात यह है कि जो Pn है वो एक ही चाप पर है, तो AP बराबर है, यानी R2 के बराबर। तो R2 बराबर वही आया R प्लस ON। ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर इसी तरीके से इसको भी त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज AON में cos थीटा बराबर क्या? आधार बटे कण ON अपॉन OA। ON तो हमें निकालना है, OA स्मॉल a है, तो ON बराबर क्या आएगा? A cos थीटा। और R2 बराबर क्या आएगा? R प्लस A cos थीटा। ये R2 की वैल्यू है, ये R1 की वैल्यू है। समीकरण नंबर 6 ये है आपके 5 और 6 इस तरह से निकाले गए। मतलब R1 और R2 को R के रूप में निकालना बेहद आवश्यक है। इसमें सारा खेल तो इसमें इसी का ही है, ठीक है। अब तो कुछ नहीं है, इन दोनों वैल्यूज को उठा के अपन को रख देना है। पहले से प्राप्त उत्तर आपका समीकरण नंबर 4 में, तो समीकरण 5 व 6 से समीकरण 4 में मान रख देगा। देखिए समीकरण 5 व 6 से समीकरण 4 में मान रखने पर रख दीजिए वैल्यू। 5 और 6 से 4 में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। रखिए तो V बराबर KQ, R2 की जगह लिखेंगे हम लोग R प्लस A cos थीटा।
माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, और नीचे आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। v बराबर क्या आएगा, के क्यू आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस के आर माइनस माइनस प्लस ए कॉस थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर से आर कैंसिल हुआ, तो v बराबर के क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं दो ध्रुवांकों t बराबर होता है q इंटू 2a, ये भी बता रहे हैं कि r का मान बहुत 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 ज्यादा है a से, तो a की उच्च घातों को नगण्य मान लीजिए। काउंट ही मत कीजिए, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, तो v बराबर क्या आया, v बराबर के क्यू, नहीं के क्यू तो आने का ही नहीं, क्योंकि अब देखिए के पी कॉस थीटा और नीचे आएगा आपका आर स्क्वायर, ये होता है सर समीकरण नंबर आई थिंक 7 होगा, समीकरण 7 है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का समीकरण है ये समीकरण नंबर 7। ठीक है, इसका एक अन्य रूप भी है, वो भी समझ लीजिए। अन्य रूप क्या है, अगर हम p वेक्टर डॉट आर कैप करें तो क्या आएगा, मोड ऑफ p वेक्टर मोड ऑफ आर कैप कॉस थीटा, तो आर कैप का मान होता है 1, तो p वेक्टर डॉट आर कैप बराबर p कॉस थीटा, p वेक्टर डॉट आर कैप बराबर क्या आएगा, p कॉस थीटा। तो हम ये जो p कॉस थीटा है ना, इसकी जगह p वेक्टर डॉट आर कैप भी लिख सकते हैं, तो v बराबर k p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आर कैप बराबर आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर, तो v बराबर के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कर लेना और मोड ले लेना उसका, ये भी लिख सकते हो। तो ये लिखने के तरीके हैं अन्य रूप। वैसे अगर पेपर में आता है तो 7 तक ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा, सही माना जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें सर कि अन्य रूप भी लिखने होंगे, ना ना कोई जरूरत नहीं है ऐसी खास, अगर आप 7 तक भी लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए विशेष स्थिति। विशेष स्थिति है द्विध्रुव के अक्ष पर और द्विध्रुव के निरक्ष पर। तो सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या आएगा, 0 डिग्री। तो v बराबर क्या आएगा, के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो v बराबर क्या आएगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता द्विध्रुव के अक्ष पर। फिर अगला है द्विध्रुव के निरक्ष पर थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और v बराबर हो जाएगा के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और ये 0 होगा क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये है बच्चों द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का कंप्लीट डेरिवेशन। ये कंप्लीट डेरिवेशन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ये 2020 में एग्जाम में 4 नंबर का आ चुका है।
हर एक चीज बहुत बारीकी से पढ़नी है, अच्छा खासा डेरिवेशन है, 3 बार तो बोर्ड ही साफ हो गया, तो आप समझ सकते हैं लेंथ ज्यादा है, लंबा ज्यादा है। नोट्स आपको हार्ड के आप प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब स्कूल खुलेंगे तो हम आपको रिपीट नहीं कराने वाले, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हम पर कोर्स कराने का दबाव होगा। तो हाथ क्या को करते चलिए। ओके बच्चों, आज के लिए बहुत है, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।